So warm welcome dear students. Today we are about to discuss rotational motion test that was done on 18 September. उसके सही आंसर्स क्या होने चाहिए थे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सब जगह बेटा इसका बहुत अच्छा रोल है चैप्टर का। तो गलती कोई नहीं होनी चाहिए। तो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो भी देख लीजिए, जिन्होंने नहीं दिया वो दोबारा फिर से 2 टाइम्स इसको लिख के मुझे सेंड करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज। तो होप के पिछले लेक्चर आपने सारे अटेंड किए हुए हैं, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है पहले वो होगी सही से, उसके आगे फिर शुरू होगा। सो स्फीयर अगर सॉलिड हो, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायामीटर के अबाउट वो होता है 2/5 mr²। डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr²। हमने निकालना है टेंजेंट के अबाउट, हमें निकालना है टेंजेंट के अबाउट। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट के अबाउट निकालने के लिए यूज करनी पड़ेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये अपनी गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट निकालना होता है। उसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ मास में से। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। इसमें ऐड करना होता है मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन एक्सिस स्क्वायर RCM स्क्वायर। तो वैसे तो जो बच्चे प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो फट से निकाल देंगे इसको। तो हमें 2/5 mr² में ऐड करना था m ऑफ द स्फीयर इनटू ये जो डिस्टेंस है RCM, ये बेसिकली रेडियस ही हुआ, इसको r² कर दिया। तो आंसर आया 7/5 mr²। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो एक बार बेटा नोट डाउन भी करेंगे सारा कुछ अलॉन्ग विद डायग्राम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चंस, क्या हमें इनको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। रिकमेंडेड इज के जो इसका कैलकुलेशन था ना बेटा, वो करके दिखा दो। उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपने ना बीच में कोई गलती कर दी हो, फॉर्मूला आपका ठीक हो, तो 1 नंबर की जगह एटलीस्ट आपको हाफ मार्क तो मिल जाएगा ना। तो इसको करके ही दिखाना है, करके दिखाना बेटर है, इंस्टेड के हम जस्ट लिख देंगे इसका आंसर ये आएगा। तो आंसर शीट पे इसको सॉल्व करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। हो सकता है 1 मार्क ना मिले, आपका बाकी का ठीक हो, आधा नंबर मिल जाए, तो क्यों छोड़ना है, तो पूरा ही करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। होता यह है कि जो अपने ह्यूमन बॉडी हो गई या कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, लाइक डिस्क हो गया, रिंग हो गया, रिंग तो खैर यहाँ नहीं लिखा था, और ये ट्रायंगल है आपके सामने, एक कोन ऑल्सो, एक स्क्वायर शेप का शीट है। इनका सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली इनके ना ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, यानी बॉडी के अंदर लाई करेगा। सिर्फ एक रिंग का सेंटर ऑफ मास इसकी बॉडी से बाहर होता है। बॉडी मतलब जो शेडेड है, इस पार्ट से जितने पार्ट में लेटस से रिंग आयरन का है, जितने पार्ट में आयरन है वहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं है, उससे बाहर है। बट यहाँ रिंग हमें नहीं दिया था। पेंसिल का सेंटर ऑफ मास भी पेंसिल के अंदर ही लाई करता है।
समवेयर एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाई करेगा। एक बूमरैंग जो है इसका शेप थोड़ा सा इस तरह का होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो इसकी बॉडी के बाहर लाई करेगा। ये इसकी बॉडी होगी सारी जो मैंने शेयर कर दी है, ये इससे बाहर लाई करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बूमरैंग। तो आपको सेकंड ऑप्शन इसमें चूज करना था, सेकंड ऑप्शन सही आंसर था। तो कुछ ने एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर वो वीडियो नहीं चल रही है आपकी, मतलब आपने। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी तो डिस्क का आ गया ½ mr², रॉड का आया 1/12 ml², और रिंग का था ओनली mr², स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। एक बात तो कंफर्म होगी, मास पे डिपेंड करता है। दूसरा रेडियस या लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तीसरा ये 1/2 1/12 ओनली mr², 2/5 mr², ये शेप पे डिपेंड करता है। स्फीयर है तो 2/5 आएगा, रॉड है तो 1/12 आ रहा है, डिस्क है तो हाफ आ रहा है। तो शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजों पे तो डिपेंड करता है बेटा, टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता। टॉर्क आंसर आना था, ठीक है। टॉर्क कितना अप्लाई किया, जैसे एक बॉडी का जो मास होता है कि वो कितने किलो का है, मान लो 5 kg का है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये किस चीज का बना हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है। बट ये नहीं डिपेंड करेगा कि इस पे फोर्स कितने न्यूटन की लगाओगे, उस पे मास थोड़ी डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता। इतना ही काम था, आई होप समझ आ गया होगा। टॉर्क पे डिपेंड नहीं करेगा। शेप ऑफ द बॉडी क्या थी, स्फीयर था, डिस्क थी, रॉड थी, उस पर डिपेंड करेगा बेटा, वो उसके अकॉर्डिंग 1/2 1/12 या 2/5 आएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक मोटर जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकंड देती है, और इंजन को ये स्पीड मेंटेन करने के लिए 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन है इंजन कितना पावर दे रहा है। तो पावर का फॉर्मूला बेटा लीनियर मोशन में था फोर्स इंटू वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आया टॉर्क, वेलोसिटी की जगह आई एंगुलर वेलोसिटी। बस दोनों को मल्टीप्लाई, यूनिट पहले से ही सही है, 180 न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट है, और ओमेगा का रेडियन पर सेकंड भी ऐसा यूनिट है। बस इसको मल्टीप्लाई करना था, ये 36,000 वॉट आएगा। पावर का ये ऐसा यूनिट वॉट है ना, 3 जीरो हटा के इसको बेटा किलो लिख सकते हो, किलो वॉट। जैसे 1000 को बेटा लिखते हो किलो, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ऐसे उसी तरह। तो 3 जीरो हटा के किलो लगा दो बेटा, 36 किलोवाट आंसर आना था, सेकंड ऑप्शन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक व्हील जो है वो 1200 आरपीएम पे घूम रहा है, 1 मिनट में 1200 रोटेशंस लेता है, और ये 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से स्लो डाउन हुआ, इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई। तो इससे बेटा हमें पता चलेगा कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी। तो आप जानते हैं आरपीएम से अगर हमें ओमेगा निकालना हो तो आरपीएम को 60 से डिवाइड और 2 पाई से मल्टीप्लाई, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड थी। रुकना है इसको तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा बेटा, -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है। क्वेश्चन है कि ये रेस्ट तक पहुंचते पहुंचते जब इसकी ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब तक ये कितने रोटेशंस पूरे कर चुका होगा। लेकिन हमें नंबर ऑफ रोटेशन ही निकलते,
हम तो थीटा निकाल सकते हैं कि कितना एंगल उसने कवर कर दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सर अल्फा। -4 कैसे आया? बेटा -4 क्योंकि ना उसकी स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है, बढ़ती तो प्लस लेते। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। इनिशियल 40 पाई थी, स्क्वायर करेंगे 1600 पाई स्क्वायर आएगा। ट्वाइस ए -4 अल्फा और थीटा निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसल और थीटा इक्वल टू 1600 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8। तो ये हो गया बेटा 200 पाई स्क्वायर। इतना एंगल इसने कवर कर देना है। बट तभी 1600 पाई कैसे आया? स्क्वायर करके बेटा 40 का स्क्वायर 16, 1 0 2 0 हो जाएंगे, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर किया, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा, एक चक्कर में बेटा एंगल कवर होता है 360 डिग्री, जो कि रेडियन में जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसमें एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। हमें निकालना कितने रोटेशन पूरे होंगे। तो 2 पाई का एंगल कवर हुआ तो रोटेशन होता है कंप्लीट एक। 1 रेडियन पूरा हुआ तो 1/2 पाई, लेकिन अपना एंगल कवर हुआ है 200 पाई स्क्वायर। तो कितने चक्कर पूरे हुए? तो पाई से पाई कैंसिल, 200 100 पे कैंसिल। तो आपको लिखना था आंसर 100 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। सॉल्व किया तो बेटा 314 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप मीनवाइल नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैलकुलस मेथड से हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डेराइव किया था ड्यूरिंग काइनेमेटिक्स। वही डेरिवेशन है सेम। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। इसमें अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसके आंसर में ना हमें टी नहीं लेके आना। तो यहाँ पे दोनों जगह ना dt dt लगा हुआ था, तो dt हटाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि dt dt हो जाए कैंसिल, और अब मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। अल्फा को लेके आओ इधर, अल्फा डी थीटा, डी ओमेगा को इधर ले जाओ, ओमेगा डी ओमेगा। चलिए ये सब क्लियर हो गया आपको। पहले अगला काम था इंटीग्रेशन करना है इसको, क्योंकि हमें डी ओमेगा थोड़ी चाहिए, हमें तो ओमेगा चाहिए। डी थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स थे। लिमिट्स वर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स। जब थीटा था 0, यानी जब उसने चलना शुरू हुई किया था, उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी थी इनिशियल ओमेगा नॉट, और जब उसने एंगल थीटा कवर कर लिया तो उसकी स्पीड चेंज होके बन गई ओमेगा। तो राइट हैंड साइड पे लिखा था डी थीटा, तो इधर लिमिट्स एंगल की आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे था डी ओमेगा, यहाँ पे लिमिट्स है लेफ्ट हैंड साइड पे ओमेगा की आएंगी। तो ओमेगा ओमेगा नॉट से शुरू होके ओमेगा तक पहुंचा, जब एंगल कवर्ड 0 से इंक्रीज होके थीटा तक पहुंचा। बट अल्फा जो है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर निकाल देते हैं। तो अल्फा को निकाल दिया बाहर, और ओमेगा का पावर 1 था। ओनली डी थीटा हो आंसर थीटा आता है, और पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड कर दी जाती है, तो ओमेगा पावर 2 डिवाइड बाय नया पावर। अपर लिमिट डालेंगे ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट डालेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। बाय 2 बेटा एलसीएम में ले लो। इधर अल्फा इंटू, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अल्फा आना था, यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0। चलो ये 2 को बस इधर लेके आओ, तो 2 अल्फा थीटा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा।
फटाफट बेटा इसको भी नोट डाउन करेंगे। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम का आपने बेटा जो फॉर्मूला यूज करना था ना, वो आर क्रॉस पी वाला यूज करना था। कुछ ने ये भी यूज किया, मैंने नंबर दे दिए हैं, लेकिन बेस्ट वन इज दिस वन। टीचर को कोई आइडियल होता है, ये भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ इसको, कईयों ने इससे किया वो भी ठीक है, बट टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि ये वाला जो फर्स्ट वाला लेशन है ना, इसको यूज करके करो। तो हमें नंबर लेने हैं, अपनी वो सो कॉल्ड नॉलेज नहीं दिखानी। तो यहाँ पे जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है वही वाला करिए। ओके, तो L वॉज इक्वल टू आर क्रॉस पी, हमने इसी का रेट ऑफ चेंज विद टाइम यानी कि dl बाई डी टी, दैट इज d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p, इसको सॉल्व करके हमने एंड में जाके इक्वल टू r क्रॉस f लेके आना है, कुछ ऐसा लेके आना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि होता है फोर्स, एंड में हमें ऐसे लिख के लेके आना है, तो उसको लिखेंगे टॉर्क। बीच के स्टेप्स अब हम आपको दिखा देते हो क्या करने हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने ना बेटा आर क्रॉस पी की जगह ना पी क्रॉस आर लिख दिया, तो अभी मैंने नंबर नहीं काटे, बट इन फ्यूचर अगर आप एल को पी क्रॉस आर लिखेंगे ये गलत होगा, सही नहीं है बेटा। सर फर्क क्या पड़ता है P इंटू आर करे आर इंटू P? बेटा फर्क पड़ता है क्योंकि ये ना वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसका। अगर मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करूं यहाँ पे ए एंड बी, तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। बताया हुआ मैंने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको आर क्रॉस पी नहीं, सॉरी पी क्रॉस आर नहीं लिखना, गलत होगा, आर क्रॉस पी लिखेंगे, गलती मत करना। चलिए, तो डेरिवेशन में क्या करना था आपको, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी का आपको डी बाई डी टी करना था। इसके बाद जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन में, जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहले एक को कर देते हैं डिफरेंशिएट, सेकंड वाले को ऐसे ही रख देते हैं, फिर सेकंड वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। एक बार फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड को यूं ही छोड़ दो, फिर फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ दो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी टी कर दो। बट होता क्या है इसमें, जो डी आर बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, वो वेलोसिटी होता है, एंड डीपी बाई डी टी को तो फोर्स लिख देंगे। तो मोमेंटम में भी बेटा वेलोसिटी होता है m इंटू वी। तो एक वेक्टर को अगर उसके अपने साथ ही क्रॉस करोगे, उस केस में आपको बेटा मिलेगा जीरो आंसर। एक वेक्टर ए को उसी वेक्टर से क्रॉस कर दोगे तो आंसर जो है वो जीरो वेक्टर होता है। तो अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही क्रॉस करोगे तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। डीपी बाय डीटी को फोर्स लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस एफ में जीरो ऐड किया तो आर क्रॉस एफ ही आएगा। आर क्रॉस एफ जो है वही टॉर्क होता है। चलिए, इतना ही है, छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आता रहता है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट डाउन एक बार जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट मास इज 5 kg एंड 20 kg। 5 kg का पोजीशन 18 i कैप, 5 j कैप, 3 k कैप। 20 kg का पोजीशन 4 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना था, तो फॉर्मूला था अपना वही यूजुअल, आर सेंटर ऑफ मास, डेरिवेशन भी थी टेस्ट में, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय टोटल मास। दो ही मास होंगे तो ऐसे करेंगे, एक और मास होगा तो m3 r3 भी लिख लिया जाएगा, और नीचे भी m3 आ जाएगा अगर 3 मासेस होंगे, एंड सो। चलिए, अभी तो दो ही थी तो इतना ही फॉर्मूला सफिशिएंट है। अब आई वाला बेटा ऐड करना था, आई में 5 m1 इंटू r1, फिर 20 kg m2 इंटू r2,
कई बच्चों को आता था, एक दो ने क्या किया, उन्होंने 20 kg की जगह पे यहाँ पे 4 kg लिख लिया। तो ऐसे पंगे मत लीजिए, गलतियां मत करो बेटा। ओके, अब हमें बेटा 5 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 5 5 कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे भी 25 है, तो यहाँ पे 5 पूरा ही कैंसिल, और ये 20 कैंसिल करके यहाँ पे बचेगा 4, और ये वाला 25 कैंसिल करके बचेगा 5। अब 18 आई कैप, 5 जे कैप, 3 के कैप एज इट इज, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 आई कैप माइनस 20 जे कैप एंड 12 के कैप। आई वाला आई में ऐड करो, आई कैप को आई कैप में ऐड करो, 34 आई कैप, जे वाला जे में ऐड करो, और ये 5 है इधर -20 है तो -15 जे कैप, के वाला के में ऐड करो 15 के कैप, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। किसी किसी बच्चे ने आगे भी कर दिया है, 34 को 5 से डिवाइड करेंगे 6.8 आ जाएगा आई कैप, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 जे कैप, फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 के कैप। ये इसका सही आंसर है। तो मोस्टली ठीक भी है, जिन्होंने किया है सही है उनका, कईयों ने किया नहीं है वो कम करो बेटा, फिर देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी। 9th क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अर्थ श्रिंक होके अपने ओरिजिनल साइज से हाफ हो जाए, जो अर्थ का रेडियस है अभी, उस रेडियस का रेडियस हाफ हो जाए, कई बार लिखा होता है कीपिंग मास कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हुई, मास अभी भी उतना ही है। तो बताना है आपको कि नया जो डे लेंथ है जो कि अभी 24 आवर का है, वो कितना रह जाएगा। तो अर्थ का जो स्पिन है अपने अबाउट, अगर अभी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, नई एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश, मास अभी भी m है, और जब रेडियस आधा हो जाएगा तब भी मास वही रहेगा, और ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो इधर जो नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई डैश, वो होगा 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर, यानी r²/4, क्योंकि रेडियस आधा हो गया ना, रेडियस का हमने स्क्वायर करना है, यहाँ पे रेडियस r थी। तो क्योंकि जो श्रिंकिंग है, जैसे मैंने वो काफी सारे आपको एग्जांपल बताए थे, एक बंदा जो है वो स्पिनिंग शुरू करते टाइम हाथ अपने खोल के रखता है, जब वो जंप मारता है ऊपर को तो वो हाथ अपने इकट्ठे कर लेता है ऐसे, याद आ गया, तो उसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाती है। ये सब केसेस थे जिसमें जो ना टॉर्क बाहर से होता है जीरो, टॉर्क जीरो हुआ तो फिर एल की वैल्यू यानी कि आई ओमेगा जो है वो रहता है कांस्टेंट। ये इसके पीछे लॉजिक रहेगा। तो पुराने वाला आई इंटू ओमेगा और नए वाला आई डैश इंटू ओमेगा डैश सेम आएगा। तो आई वॉज इक्वल टू 2/5 mr², नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 m इंटू r²/4। हाँ, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना था, तो ओमेगा का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ होता है 2π/t। तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं 2π पुराना टाइम पीरियड जो कि 24 आवर था, और यहाँ पे लिखूंगा 2π नया टाइम पीरियड t डैश जो निकालना है। 2/5 से 2/5 कैंसिल, mr² से mr² भी कैंसिल, और 2π से ये वाला 2π भी कैंसिल। तो 1/t इक्वल टू 1/4 इंटू 1/t डैश, t डैश को ऊपर t को भी ऊपर, तो t डैश इक्वल टू करंट टाइम पीरियड बाय 4। तो अभी अर्थ लेती है 24 आवर पूरे करने के लिए एक चक्कर, कैंसिल कर दो बेटा, नया टाइम पीरियड जो है वो 6 आवर का लगेगा। चलिए मैं नोट डाउन करने के लिए आपको बेटा 2 मिनट दे रहा हूं, नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक सॉलिड बॉल, बॉल मतलब एक स्फीयर,
उसको हमने रिलीज करना है फ्रॉम एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। उस पे वो बॉल हमने रिलीज करनी है फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू 5 मीटर। बॉल को रिलीज करना है फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू 5 मीटर और उसको रोल करते हुए नीचे आना है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेटा जो फॉर्मूले लिखवाए गए थे, एक्सेलरेशन लिखवाई गई थी जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। एक तो एक्सेलरेशन ही निकालना है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। जी का वैल्यू बेटा 9.8, 30 डिग्री का साइन लेंगे वो आएगा हाफ, और बॉल बीइंग सॉलिड यानी सॉलिड स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से डिवाइड कैंसल, साइन ऑफ 30 होता है 1/2 और ये 1 में 2/5 ऐड करेंगे, ये बनेगा 7/5। तो 9.8 ऊपर, 5 भी जाएगा ऊपर, नीचे एक 7 आएगा, एक 2 आएगा। इसका पॉइंट हटा के नीचे एक 0 भी लगा लो और ये 14 पे कैंसिल, 7 पे कैंसिल, 35 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पूछा है बॉटम पे पहुंच के वेलोसिटी क्या बन जाएगी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो ट्वाइस जी 9.8, हाइट 5, नीचे बेटा वही एम आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 7/5 आएगा। चलो पॉइंट से हटा के नीचे एक 10 आएगा, 2 पे कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो 98 इंटू 5/7, ये कैंसिल हो गया बेटा 14 पे। 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 70। तरनदीप ने यहाँ पे कुछ गलती की हुई थी, देख लेना बेटा, इसी कारण से नंबर कटे। 70 का स्क्वायर रूट, ठीक है। रूट ऑफ 70 जो है, वैसे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना 2 डेसिमल तक आप निकाल देंगे। वैसे कितना आना चाहिए, कितने पॉइंट? 8.36 8.3 है ना, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये होगी बेटा वेलोसिटी। अब लास्ट है कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालो, कितनी होगी बॉटम पे आके। जब बॉल यहाँ पहुंच जाएगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा आपको बताया गया है कि रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कईयों ने सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, गलत। हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर है रोलिंग में, ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो हाफ मास बेटा 0.5, v का स्क्वायर है 70, देखो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया सीधा ही, और अंदर ये कई बार कर चुके हैं बेटा। अब इसका आंसर आता है 7/5। सॉल्व करो आगे, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 49/2 बस। तो 49/2 मतलब 24.5 जूल आंसर आएगा। चलो नोट डाउन करो, और कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। सर स्क्रीन नहीं दिखती। नहीं, स्क्रीन अभी आ जाएगी।
वो ना स्क्रीन शेयर हट गया। आंसर नहीं दिख रहा अब। हाँ मेरे से ना कुछ गलती हो गई, एक मिनट जरा ला रहा हूँ, अभी अभी लेके आ रहा हूँ। तरनदीप वाला कॉपी पेस्ट मारते हैं। हाँ अब ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यहाँ पे ये कैंसिल होना था 14 से, 14 इंटू 5 यानी 70 का स्क्वायर रूट, तो 8 पॉइंट कितना 36 आया था मीटर पर सेकंड। इधर बेटा 7/10, मैं लिख देता हूँ पूरा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर इंटू 7/5, 7/5 इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। मास बेटा 0.5, v का स्क्वायर आपको 70 लिखना है। पॉइंट आके नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 2 पे कैंसिल, तो 49 डिवाइड बाय 2 यानी 24.5 जूल एनर्जी आएगी। हाँ जी अब नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ जी बेटा कंप्लीट हो जाएगा तो डन लिख देना बेटा चैट बॉक्स में।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको दो थ्योरम देनी थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बेटा उसमें आपको ना फिगर भी साथ में ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चों ने ना बिना फिगर के लिख दिया। फिगर बनाएंगे तो आप अपनी ना बेटा काफी सारी बात जो है वो फिगर से ही कह पाते हैं। शेप कोई भी ड्रॉ करो, आपकी मर्जी है। यू कैन ड्रॉ अ शीट ऑल्सो, ऐसे भी चलेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस में बेटा जो गिवन एक्सिस होती है वो बॉडी को ना राइट एंगल पे होती है। ये गिवन एक्सिस लिखना है इसको, और इसी पॉइंट के थ्रू आपको दो एक्सिस राइट एंगल पे ड्रॉ करनी है, एंगल 90 डिग्री। और ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है गिवन एक्सिस के अबाउट, वो इन दो मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया के I1 I2 के सम के इक्वल होगा। और दूसरे में क्या था कि शेप कुछ भी हो सकती है। यू कैन ड्रॉ सेम शेप ऑल्सो, जो बनी हुई है यहाँ पे वही बना सकते हो। तो ये है गिवन एक्सिस जिसके अबाउट बेटा निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज गिवन एक्सिस। इस लाइन के अबाउट आपको निकालना है। इसके पैरेलल एक लाइन सेंटर ऑफ मास में से क्रॉस करोगे। इसके पैरेलल एक लाइन सेंटर ऑफ मास में से क्रॉस की। ये गिवन एक्सिस थी, इसके अबाउट निकालना है आपको। तो इस वाले को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ICM। ICM निकाल के उसमें ऐड करना है मास ऑफ द बॉडी m इनटू यहां से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर, RCM स्क्वायर। चलो एक काम करो, पहले ना राइट हैंड साइड पे दोनों आप फिगर्स ड्रॉ करो बेटा। राइट हैंड साइड पे पहले दोनों फिगर्स बनाओ। राइट हैंड साइड पे पहले फिगर्स ड्रॉ कर लो दोनों आप। फिगर्स बना के आपने बेटा स्टेटमेंट लिखना है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो कि गिवन बॉडी को राइट एंगल पे है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको दो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। इसी बॉडी के प्लेन में वो लाई करनी चाहिए दोनों एक्सिस, I1 I2 वाली जो है, एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट जहां पे गिवन एक्सिस जो है वो बॉडी को मिलती है। चलिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपको बताया था शेप कुछ भी हो सकता है, और एक गिवन एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू सेंटर ऑफ मास। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसमें मास ऑफ द बॉडी इनटू सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर और ऐड करना होता है। तो गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लास्ट पार्ट था इसका कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायामीटर निकालना था। और यू आर गिवन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका हो गया रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन था मेन एक्सिस के अबाउट, दिस वन वाज गिवन।
एंड यू वर सपोज टू फाइंड, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, थोड़ा इसको हिला लेते हैं, सही जगह नहीं बना, डायामीटर के अबाउट निकालना था, उसके लिए आपको दो डायामीटर्स ड्रॉ करने थे, एक इधर को बेटा, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करनी थी। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट डायामीटर, ये भी आई अबाउट डायामीटर, ये निकालना था। तो ये आई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई वाज गिवन टू बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 I2 दोनों ID है, तो इसको मैंने 2ID लिख दिया। तो ID का वैल्यू I/2, I था हमें गिवन mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 2 पहला आंसर। दूसरा था I अबाउट टेंजेंट, उसके लिए यूज करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी कि पहले हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे गिवन एक्सिस के पैरेलल। गिवन एक्सिस थी इस बार टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की ना, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था टेंजेंट के अबाउट। तो टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन सेंटर ऑफ मास में से, टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन सेंटर ऑफ मास में से, पहले वो निकाला, वो आ गया mr स्क्वायर बाय 2। इसमें हमें अब ऐड करना है mr स्क्वायर बाय 2 में प्लस करना है मास ऑफ द बॉडी m इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल mr स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। आंसर आ गया, यही निकालने थे आपको, मैंने सारा कुछ सॉल्व कर दिया है, एक बार नोट डाउन। 12th क्वेश्चन, रेलवे व्हील जो कि डिस्क की शेप में है वो 25 kg का था, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। तो काफी बच्चों को इसके बेटा फॉर्मूले आते थे, आंसर भी उन्होंने ठीक निकाले। 50% बच्चों ने ना वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, उसको किलोमीटर पर आवर में यूज कर दिया। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके 30 मीटर पर सेकंड लेके आना था पहले। जिन्होंने ये नहीं किया उनके आंसर बेटा फॉर्मूले के मार्क्स मिले हुए हैं और बाकी गलत। तो आपको निकालनी थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास 25 और वेलोसिटी 30 का स्क्वायर करना था, तो कईयों ने 108 का स्क्वायर कर लिया, इसलिए गलत हो गया। चलिए, तो आंसर जो भी कैलकुलेशन 11,250। फिर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है। ओमेगा को v/r स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल। तो कईयों ने यहाँ से क्या किया, आना था 1/4 mv स्क्वायर, इसको भी हाफ mv स्क्वायर लिख लिया, वो गलती हो गई, एक हाफ देखा ही नहीं, एक और हाफ भी है, बस आगे फिर वही वैल्यूज मास वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। फिर तीसरा पूछा था टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को बेटा प्लस कर दो, ये तो क्वेश्चन इतना ही था। चलो फटाफट जरा फॉर्मूले नोट डाउन करो, कैलकुलेशन अपने आप पूरी करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले डेरिवेशन, center of mass of a two body system, mass is m1 m2, positioned at r1 r2। तो कईयों ने सो कॉल्ड पंजाबी में बोलते हैं कि बिना डायग्राम के फटे चक दिए। डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, डायग्राम के बिना इसका कोई मीनिंग नहीं है। F21 F12 वर इंटरनल फोर्सेस, आपस में ये रिपेल कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं, और F1 F2 थी एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना था m1 के लिए और m2 के लिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में राइट हैंड साइड पे तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको हमने लिखा था मास इनटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। लेकिन लेफ्ट पे लिखना होता है नेट फोर्स,
तो M1 पे बेटा दो फोर्सेस थे, F1 और F12, और सेम वे M2 पे फोर्सेस थे F2 एंड F21। इधर फिर वही मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने पे ये जो पेयर है F1 टू F21 ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, और F1 F2 का सम जो है वो आ जाएगा इक्वल टू F। इधर मासेस को अंदर बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर भी आ जाता है, अंदर भी जा सकता है। M1 को अंदर, M2 को अंदर, d² कॉमन, टोटल मास से मल्टीप्लाई, उसी मास से डिवाइड, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, फोर्स ऑन द बॉडी, टू बॉडी सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू d², जैसे यहाँ पे लिखा था d²/dt² ऑफ, यहाँ पे पोजीशन था, ये पोजीशन थी M1 M2 की, हमें पोजीशन लिखना था पूरी बॉडी का, पूरी मास का, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको इक्वेट कर दो और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया। चलो इसको भी जरा नोट डाउन करिए, यू हैव 3 मिनट्स ऑफ टाइम। चलिए अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें दो पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स के आता है बोर्ड एग्जाम के, जो स्कूल में फाइनल एग्जाम होगा ना। एक तो एंगुलर मोमेंटम, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एस्टैब्लिश करना है, और कई बार सीधा लिखा होता है कि एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन निकालो। तो इसमें पहले मेन इज डायग्राम। डायग्राम अगर आप इलिप्स जो है ना वो अच्छी तरह ड्रॉ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चरणदीप बेटा आपको बोल रहा हूँ, इलिप्स जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना है। हाँ है तो सर्कल है नो डाउट ये, बट इलिप्स जैसा लगता है क्योंकि 3D डायग्राम। चलिए ये मास का हो गया पोजीशन टाइम t पे, और थोड़े टाइम बाद मास यहाँ पहुंच गया, टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t। उतने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, थोड़ा डार्क कर देना उसको, तो उसको बेटा लिखेंगे डेल्टा आर। डेल्टा आर पे वेक्टर डालना है, और जो पोजीशन थी उसको बेटा आर लिखना है, और हमें ये शेडेड वाला एरिया निकालना है। एरिया अगर निकालना होता पैरेललोग्राम का तो आर क्रॉस डेल्टा आर, लेकिन हमें निकालना है ट्रायंगल का, तो इनटू हाफ, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड, क्योंकि हमें पूछा था एरिया कवर्ड पर सेकंड का फॉर्मूला, यानी एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, तो दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड को लिख सकते हैं वेलोसिटी, बट हमें एंगुलर मोमेंटम बनाना है, तो एंगुलर मोमेंटम में होता है आर क्रॉस पी, पी यानी एम इंटू वी। तो यहाँ पे वी तो आ गया, एम भी लेके आना है, तो उसके लिए एम से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी को एंगुलर मोमेंटम एल। 2m को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो L बिकम्स इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो कुछ बच्चों ने तो यहीं तक किया बेटा, पूरा नहीं किया, यहाँ तक मेरे करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। जो सेकंड पार्ट है कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये करेंगे पूरा तो मिलेंगे 5 मार्क्स। तो इसके बाद आपको जाना था कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए, कि जो प्लैनेट है और सन, उसके बीच में जो फोर्स लगता है ना, फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड सन, और जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो सन से आता है बाहर की तरफ को, टूवर्ड्स द प्लैनेट। तो आर और एफ में एंगल रहेगा 180। टॉर्क का फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साइन ऑफ 180 की वैल्यू होती है 0, तो मेरा टॉर्क हो गया 0। टॉर्क 0 तो अभी पहले भी बता के हटाओ, तो एल का वैल्यू हो जाता है कांस्टेंट, तो एल यानी 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट, बट 2m इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, तो 2m को ना कांस्टेंट के नीचे लिख दो, कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। यही प्रूव करना था हमने कि एरिया कवर्ड पर सेकेंड बाय द रेडियल लाइन, जो प्लैनेट को सन से ज्वाइन करती है, वो कांस्टेंट रहता है। तो जो एलिप्स बनाया आपने ऊपर, ये इस एलिप्स में आपको शो करना है कि जब प्लैनेट जो है वो सन के पास आया होगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उतना ही एरिया कवर करने के लिए। जब ये सन से दूर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको थोड़ा सा ही लेंथ कवर करना है टू कवर इक्वल एरिया। तो ये वाला एरिया A1
और ये वाला एरिया बड़े वाला, सॉरी राइट हैंड साइड वाला A2 सेम है। चलिए आज के लिए इतना ही था बेटा, एक बार जरा मैं पॉज कर रहा हूँ, आप